हेलो गाइस, वेलकम एट अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की होम साइंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गृह विज्ञान। आज हम गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे। इसका नाम है पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वस्थता। इस चैप्टर को फुल एक्सप्लेन करेंगे हम हिंदी में। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। आपको लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट फर्स्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर आप फर्स्ट पार्ट को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है प्रतिरक्षण। जो प्रतिरक्षण जो है, इसे दूसरा नाम इसका ये भी है रोग प्रतिकारक। अब रोग प्रतिकारक या प्रतिरक्षण होता क्या है? ये जो है एक प्रोटीन होता है हमारे शरीर का, जो कि हमारे शरीर के अंदर ही बनता है। ये प्रोटीन जो है हमारे शरीर को मदद करता है कि वो किस तरीके से संक्रामक रोगों से बच सकता है। यानी कि संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमारे शरीर को ये शक्ति देता है, ताकि हमारे शरीर जो है वो रोगों से बच सके। ये एक प्रोटीन है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वो तो हमने छोटी डेफिनेशन पढ़ ली थी, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा डिटेल से कि प्रतिरक्षण आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा कि कोई भी मनुष्य हो, इंसान जो होता है, वो किसी भी अवस्था में हो, क्या है वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या बुढ़ा हो, किसी भी अवस्था में हो, हर किसी को रोग से बचने के लिए दवाई दी जाती है या फिर टीकाकरण किया जाता है। ज़्यादातर बच्चों की हमारे यहाँ टीका लगाया जाता है। अब टीका जो है वो किस तरीके से कार्य करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दवा और टीका किस तरीके से कार्य करते हैं। ज़्यादातर जितने भी रोग होते हैं वो या तो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं या विषाणुओं के द्वारा हो जाते हैं या फिर कीटाणुओं के द्वारा हो जाते हैं। इनके द्वारा ही ज़्यादातर हमें रोग होते हैं। टीका और दवाई के अंदर इनका जो है निष्क्रिय रूप डाला जाता है, यानी कि जो जीवाणु विषाणु जो है उनके जो अपोजिट काम करने वाले जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, ये कीटाणु होते हैं, इनको टीके और दवाई के अंदर डाला जाता है। जब बच्चे के शरीर पर ये अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, तो जो इनका जो हमने उल्टा अपोजिट जो डाला है उसके अंदर टीके के अंदर दवाई के अंदर रूप, वो इन्हें मार देता है, जिसकी वजह से हम रोगों से बच जाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो जितने भी कीटाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, इनके जो अपोजिट जो कार्य करने वाले कीटाणु विषाणु हम टीके और दवाई के अंदर डालते हैं, वो इनके प्रभाव को रोकते हैं और इन्हें ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रोग से मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कुपोषण। कुपोषण, कु का मतलब होता है बुरा। कहीं पे भी आपको कुवर्ड लिखा दिखे तो आप कह सकते हो कि उसका अर्थ होता है बुरा। तो कुपोषण का मतलब होता है खाना खाने की प्रक्रिया। अब कुपोषण जो है ये एक बुरा तरीका है खाना खाने का। इस स्थिति में क्या होता है कि बच्चों को, जो बच्चा हो या बड़ा हो, उसके पोषक तत्वों में कमी हो जाती है, उसे अच्छी तरीके भोजन नहीं मिल पाता है, असंतुलित हो जाता है उसका भोजन, उसके स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा हो या बड़ा हो वो व्यक्ति रोगों का शिकार होता चले जाता है। इस स्थिति को कहा जाता है कुपोषण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिशु और छोटे बच्चों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी समस्याएं। अब जो बच्चे होते हैं और जो शिशु होते हैं उनके अंदर क्या क्या समस्या होती हैं भोजन से रिलेटेड, वो पढ़ लेते हैं। उनमें से सबसे पहली जो समस्या है वो है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी एज होती है 1 से लेकर 5 वर्ष, उनके अंदर ज़्यादातर प्रोटीन और कैलोरी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें रोग हो जाते हैं 2। उन 2 रोगों का नाम है क्वाशियोरकर और या फिर सूखा रोग। इन दोनों रोगों में से ज़्यादातर रोग बच्चों को हो जाते हैं प्रोटीन और कैलोरी की कमी के कारण। सबसे पहला जो रोग है उसका नाम है क्वाशियोरकर। ये क्वाशियोरकर रोग जब होता है जब शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है और भोजन जो सही तरीके से बच्चों को नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो हमारे प्रोटीन होता है वो खुद ही ऊर्जा देने लगता है बच्चों की शरीर को, जिसकी वजह से शरीर का प्रोटीन धीरे धीरे ख़त्म होता चले जाता है, जिसकी वजह से क्वाशियोरकर रोग से इंसान पीड़ित हो जाता है।
क्वाशियोर के कर जो रोग है इसके लक्षण देख सकते हैं आप कि कब आप पहचानेंगे कि ये वाला रोग किसी को हो गया है। तो सबसे पहला जो लक्षण है इसका वो यह है कि बच्चा जो होता है उसका वृद्धि तथा विकास जो है वो रुक जाता है इस अवस्था में, और बच्चा जो उदास होता है या चिड़चिड़ा रहने लगता है। बच्चे का जो चेहरा है वो गोल चांद की तरह दिखाई देता है और शरीर में पानी का जमा हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में बच्चे के सूजन आ जाती है। तो ये तो चारों के चारों लक्षण क्वाशियोरकर रोग के। अब हम पढ़ लेते हैं सूखा रोग के बारे में कि सूखा रोग आखिर होता क्या है। सूखा रोग जो होता है ये ज़्यादातर 15 महीने तक के बच्चों में ही ज़्यादातर होता है। ये जब होता है बच्चों को जब शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बच्चे का शरीर का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बच्चा इस रोग से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि बच्चे के शरीर में ज़्यादा ऊर्जा नहीं होती किसी भी काम को करने के लिए। ये वाला रोग होने की जो संभावना रहती है बच्चों की वो होती है 4 वर्ष के बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, कि इस टाइम बच्चे जो खाना अच्छी तरीके से नहीं खाते हैं वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सूखा रोग हो सकता है। अब पढ़ लेते हैं सूखा रोग के लक्षण, यानी कि आप किस तरीके से पहचानोगे कि किसी व्यक्ति को सूखा रोग जो है वो हो गया है। तो उसकी सबसे पहली पहचान ये है कि उस व्यक्ति की या तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी। दूसरा जो है आप इस तरीके से पहचान सकते हो, अगर बच्चा होगा वो व्यक्ति तो उसका चेहरा जो है बूढ़े व्यक्ति की तरह हो जाएगा और या फिर बंदर जैसा दिखाई देगा। जो बच्चा जो है उसका वजन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और पेट जो है इतना ज़्यादा सपाट हो जाएगा कि पेट के अंदर की सारी जो क्रियाएं होती हैं ज़्यादातर वो साफ आपको दिखाई देंगी कि किस तरीके से उसके शरीर की क्रियाएं हो रही हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट रोग का नाम है रिकेट्स। रिकेट्स रोग जो है ये उस टाइम होता है जब शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि सूरज की रोशनी बच्चों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब विटामिन डी की कमी हो जाए शरीर में तो शरीर जो है वो कैल्शियम का, फॉस्फोरस का अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से रिकेट्स रोग जो है हो जाता है। अब रिकेट्स रोग जो है इसके लक्षण क्या है, इसकी पहचान क्या है। इसका सबसे पहला जो लक्षण है वो ये है कि बच्चों के जो दांत होते हैं और अस्थियाँ जो होती हैं उनके बनने में रुकावट आ जाती है, वो सही तरीके से विकास नहीं कर पाते हैं। बच्चों की जो अस्थियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर जो है वजन नहीं सह पाता है ज़्यादा। जो बच्चा इस रोग से पीड़ित हो जाता है उस बच्चे की जो अस्थियाँ होती हैं वो विकृत होने लगती हैं, यानी कि उभरी हुई होने लगती हैं, और माथे की अस्थियाँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर की तरफ आ जाती हैं, जिसकी वजह से मत्था जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखाई देता है। तो ये था हमारा रिकेट्स रोग। नेक्स्ट रोग का नाम है घेंगा रोग। अब घेंगा रोग जो है ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये घेंगा रोग जो है ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, यानी कि जो नमक होता है, जो व्यक्ति नमक सही मात्रा में नहीं लेता है उसके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से घेंगा रोग हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को घेंगा रोग हो जाता है उस टाइम पर उसका शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो रुक जाता है और बच्चे जो है वो बौनेपन का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट रोग का नाम है एनीमिया। अब एनीमिया जो है ये भी एक रोग है। ये रोग जो है ये जब होता है जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंधापन, यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो सही तरीके से दिखाई न देने को कहते हैं अंधापन। अंधापन जो है ये रोग जब होता है जब शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। नेक्स्ट का नाम है डायरिया। अब डायरिया जो है ये भी एक रोग है। डायरिया रोग जो है ये जब होता है जब शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाए और खनिज लवणों की कमी हो जाए। ये स्थिति जब होती है जब किसी भी बच्चे को दस्त होते हैं और दस्त जो है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक होते हैं। जब दस्त का समय कुछ ज़्यादा ही लंबा टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए दस्त से जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाना चाहिए। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो 6 रोगों का ही शिकार होते हैं, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहला रोग जो है जो बच्चों को ज़्यादातर होता है उसका नाम है पोलियो। दूसरा है डिप्थीरिया,
एक है क्षय रोग, पर्ट्यूटिस, खसरा, टिटेनस। ये 6 रोग हैं जिनकी वजह से बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। बच्चों को इन रोगों से बचाना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है विद्यालय पूर्व बच्चे, यानी कि 1 वर्ष से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो विद्यालय नहीं जाते हैं, उन्हें कहा जाता है विद्यालय पूर्व बच्चे। उनके पोषण के बारे में पढ़ लेते हैं, उनके स्वास्थ्य और स्वस्थता, विद्यालय जो बच्चे नहीं जाते हैं उनके बारे में। तो जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उनके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, वो चुस्त होते हैं और उत्साह होता है उनके शरीर के अंदर, जिसकी वजह से वो किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। शेष अवस्था से अगर जो इस अवस्था की उनकी तुलना करें तो इस टाइम पे उनका विकास ज़्यादा तेज़ स्पीड से नहीं होता है, थोड़ी स्पीड कम होती है उनके विकास होने की। बच्चे जो है वो खाने की आदत विकसित करते हैं कि हमें किस तरीके से किस भोजन को खाना है। इस अवस्था में बच्चे सीखते हैं कि किस तरीके भोजन को चबाया जाता है, किस तरीके से भोजन को निगला जाता है। इस अवस्था में बच्चे जो है उन्हें सही आदतों का पता चलता है कि उन्हें किस तरीके से भोजन जो है उसको चुनना है, कौन सा भोजन अच्छी तरीके से खा सकते हैं, वो कौन सा भोजन अच्छी तरीके से नहीं खा सकते। ये सारी बातें बच्चों को इस अवस्था में पता चलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए संतुलित भोजन बनाना, यानी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उनको किस तरीके से आप संतुलित भोजन दे सकते हो। तो संतुलित भोजन जो है वो ऐसा भोजन होता है जिसके अंदर सभी तत्व जो है सही मात्रा में होते हैं, जो कि बच्चों को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। उनके अंदर सही मात्रा में कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है, जो बच्चों के सही तरीके से कार्य करने में मदद करती है। तो हर बच्चे को संतुलित भोजन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के संतुलित भोजन के अंदर ये बात हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के संतुलित भोजन के अंदर प्रोटीन है, विटामिन है, ए है और लोह तत्व हैं, खनिज हैं। ये सारी बातें जो है ध्यान रखनी चाहिए कि बच्चों के शरीर में सही तरीके से पोषण मिल सके, इसलिए बच्चों के भोजन के अंदर सारे तत्व मौजूद होने चाहिए। ICMR जो ये एक संस्था है जो कि बच्चों के लिए बताती है किस तरीके से उन्हें भोजन खाना चाहिए। इन्होंने जो भोजन के 5 समूह बताए हैं उन्हें हमें बच्चों के भोजन के अंदर शामिल करना चाहिए ताकि बच्चे का जो विकास सही तरीके से हो सके। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को किस स्वाद का खाना पसंद है, किस तरीके गंध रंग, ये हर बार बच्चों को अलग तरीके से दिए जाना चाहिए। बच्चों को बार बार एक तरीके का भोजन नहीं देना चाहिए। जो जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, चर्बी वाले से बिना चर्बी का जो मांस होता है और प्रोटीन होती है या फिर वसा होती है, इन चारों के बीच में जो है संतुलन बनाए होना चाहिए। किसी भी चीज़ को ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है, संतुलन बनाकर ही बच्चों को देना है। बच्चों को ज़्यादातर फास्ट फूड से दूर रखना चाहिए। ज़्यादा बच्चों को आइसक्रीम वगैरह नहीं खिलानी चाहिए जिनमें अनावश्यक जो है कैलोरी होती है, जो कि बच्चों के शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विद्यालय पूर्व बच्चों के लिए अल्पाहार, यानी कि जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं उनके जो आहार है वो किस तरीके से होना चाहिए। अब सुबह का नाश्ता बच्चों को किस तरीके से मिलना चाहिए। सुबह का नाश्ता जो दिया जाए बच्चों को, छोटे बच्चों को, उन्हें दूध में बना हुआ गेहूं का दलिया दे दिया जाए या फिर सेपरेट स्कूल टिफ़िन दे दिया जाए, जैसे कि बच्चे अपना स्कूल टिफ़िन लेके जाते हैं। टिफ़िन किस तरीके से देना बच्चों को, सब्जियों का भरवा दे दो, बच्चों को सैंडविच बना के दे दो घर पर ही, या फलों का जूस बना कर दे दो, या फिर छाछ दे दी जाए बच्चों को। ये बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे आहार माने जाते हैं। अगर दोपहर के भोजन की बात करी जाए बच्चों के लिए, तो दोपहर के भोजन में बच्चों को दी जानी चाहिए दाल, चावल, मेथी, आलू, सलाद, सब्जी, ये सारी बच्चों को चीज़ें देनी चाहिए दोपहर के भोजन में। अगर शाम की बात करें तो बच्चे के शाम के नाश्ते में बच्चे को देना चाहिए स्नैक्स दे दो, जिसकी वजह से बच्चे शौक़ से किसी भी खाने को खा सकते हैं। बच्चों को बनाने शेक दे दिया जाए, गुड़ दे दिया जाए और उनकी पसंदीदा स्नैक दे दी जाए, जो कि स्नैक बच्चे पसंद करते हैं। अगर रात के भोजन की बात करें तो बच्चे को बथुए का रायता दे दिया जाए, रात के भोजन में चपाती दे दी जाए, आलू मटर की सब्ज़ी दे दी जाए, जिसकी वजह से बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो जाएगा। और जब बच्चे का सोने का टाइम है तो बच्चे को 1 गिलास दूध दिया जाए, जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में कैल्शियम के जो तत्व हैं वो सही मात्रा में बने रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते उनके लिए कम पैसों में आप अल्पाहार किस तरीके से तैयार कर सकते हो, उसके उदाहरण।
तो सबसे पहले आप जो अल्प आहार तैयार कर सकते हो बच्चों के लिए वो है खमीरीकरण के द्वारा इडली बना दिया जाए, बच्चे के लिए ढोकला, रोटी आदि तैयार की दी जाए ताकि बच्चे आसानी से अपना पेट भर खाना खा सकें। बच्चों के लिए कई सारी दालें और अनाजों को आपस में मिलाकर कोई सब्जी बना दी जाए ताकि बच्चे को अच्छी तरीके से पोषक तत्व मिल सकें। स्नैक तैयार कर दिया जाए बच्चों के लिए गुड़ के, मूंगफली के, चावल के, मटर के, चने के, ये दाल के, इन सभी चीज़ों से बच्चों के लिए स्नैक तैयार कर दिए जाएं जिसे बच्चे आसानी से खा सकें। मक्की, बाजरा, आटा, मौसमी, स्थानीय फल, ये सब भी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए जिसकी वजह से बच्चे के शरीर में पोषक तत्व जो है सही मात्रा में बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को खिलाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाता, या तो उनके कोई बॉडी का अंग जो है वो डैमेज होता है, या वो सही तरीके से उनका माइंड सही तरीके से काम नहीं करता। उन्हें अपना विकास करने के लिए या तो विशेष शिक्षा की ज़रूरत है या दूसरे लोगों की सहायता की ज़रूरत है ताकि वो अपना सही तरीके से विकास कर सकें। ऐसे बच्चों को कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। ये बच्चे जो है पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने कार्यों को करने के लिए, अपने भोजन को खाने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेरक्षण। किसी भी बच्चे को जो खाना दिया जाए उस खाना देते टाइम कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला बच्चे की पसंद नापसंद का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके का खाना खाना पसंद है, किस तरीके का खाना वो खाना पसंद नहीं करता है। बच्चे के खाने का तरीका का भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा सही तरीके से खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है। बच्चे की जो शारीरिक और मानसिक क्षमता क्या है, वो कितना भोजन खा सकता है और किस तरीके से खा सकता है, इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी चेक करना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से भोजन से आकर्षण होता है और किस तरीके से भोजन से को वो खाना पसंद नहीं करता है। उसी के अनुसार बच्चे को खाना जो है प्रदान करना चाहिए। जो बच्चा जो है उसको जिस खाने से एलर्जी है उस खाने से भी उस ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसे भोजन ना दी जाए कि जिससे कि बच्चे को एलर्जी हो जाए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी जो पोषण संबंधित आवश्यकता है उनका विशेष ख्याल रखना चाहिए कि स्कूल जाने वाले बच्चों को बहुत अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन करने के कौशल का विकास करना, यानी कि बच्चा जो वो किस तरीके से भोजन करे उसका भी विकास बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो किस तरीके से भोजन को कर सकता है। तो बच्चे को जो है ऐसी क्षमताओं का विकास करना चाहिए बच्चों की कि वो सही तरीके से भोजन कर सके। बच्चों को जो है जब बच्चा भोजन करे उस टाइम पर बच्चे को ऐसी स्थिति में बिठाना चाहिए जिस तरीके से वो आसानी से भोजन कर सकता है, उसे भोजन करने में कोई भी परेशानी ना हो। ऐसा तरीका बच्चे को बैठने का सिखाना चाहिए। जो खाद्य पदार्थ जो हैं वो जटिल हैं, उनकी संरचना जटिल है, बच्चे आसानी से उन खाद्य पदार्थों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो हमें बैठकर बच्चों को उन खाद्य पदार्थों को खाना सिखाना चाहिए कि वो किस तरीके से बच्चे जो हैं उस खाद्य पदार्थ को खा सकते हैं। बच्चे को जो है उनकी इच्छा का भी सम्मान करना चाहिए कि बच्चों को कौन सा खाना खाना पसंद है, कौन सा खाना वो खाना पसंद नहीं करते हैं। उसी तरीके से बच्चों को खाना खिलाना चाहिए। बच्चों का खाने का जो समय जो है वो भी निश्चित करना चाहिए। एक निश्चित समय पर ही बच्चों को खाना जो है वो खिलाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विशेष आहार। अब विशेष आहार का क्या मतलब होता है? इसे कहते हैं स्पास्टिक। जो बच्चे ऐसे होते हैं स्पास्टिक बच्चे, यानी कि जो कठिन जिनकी संरचना होती है खानों की, उन्हें आसानी से पकड़ नहीं पाते हैं बच्चे, और जो आसान जो पकड़ सकते हैं खाने को उसे आसानी से खा सकते हैं बच्चे। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही खाना खाना पसंद करते हैं जिन्हें वो आसानी से पकड़ कर खा सकें। तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा किस वस्तु को आसानी से पकड़ पा रहा है, किस खाने को आसानी से पकड़ पा रहा है। ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को ज़्यादा बच्चों को परोसना चाहिए। हमें ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो हमें फीडिंग ट्यूब जो है ये एक तरीका होता है बच्चों को खाने खिलाने का, इसका प्रयोग करना चाहिए।
जो बच्चे किसी रोग से पीड़ित हैं उन्हें उस रोग के लिए जो जो बातें डॉक्टर के द्वारा बताई गई हैं उन सारी भोजन में शामिल करना चाहिए उन बातों को। और जिन चीज़ों से बच्चों को एलर्जी है, जिन चीज़ों को खिलाने से मना करा है डॉक्टर ने, उन्हें भोजन में शामिल नहीं करना चाहिए, अन्य बच्चा जो है वो किसी भी रोग का शिकार हो सकता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को क्या खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या खाना पसंद नहीं है। जिस स्थिति में, विशेष स्थिति में जो भोजन डॉक्टर द्वारा बच्चों को बताया गया है किसी रोगी बच्चे को, हमें उसी तरीके का भोजन बच्चों को प्रदान करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। थैंक यू।